तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे और मज़े ले रहे होंगे। दोस्तों फिर से आ गए हैं अपने नए लेक्चर पे। और क्लास 12th फिजिक्स और आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमरासी पाठशाला भाई राजू सर पर स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आपके लिए लेके आए हैं इस पहले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जिसका था आपको इंतजार। ठीक है दोस्तों, मेरे भाइयों का एक एक से कमेंट आता रहता है, उनका दिल ही टूटा रहता है हमेशा। तो बता दे भाई, चाहे कितना भी दिल टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। टूटा दिल, टूटा सपना और मुस्कुराती हुई चेहरा दुनिया का सबसे खतरनाक चेहरा होता है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, और अगर कोई छोड़ के जा रही है तो उसे बोल दो, अब ना तेरे आने की खुशी और ना तेरे जाने का गम। अब ना तेरे आने की खुशी और ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए फटाफट से अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो भाई, और जल्दी से शेयर कर दो। एक सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, और फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। जैसा कि हमारा हेडिंग जो है गाउस का प्रमेय, उसको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि जब तक हम वैद्युत फ्लक्स नहीं जानेंगे तब तक हम गाउस के प्रमेय को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो हमें इसके पहले जानना पड़ेगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, आ जाओ मैं बताता हूँ कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। एक्चुअल में वैद्युत फ्लक्स ही क्या होते हैं? विद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत फ्लक्स होते हैं। विद्युत बल रेखाएं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं या पढ़ा चुके हैं आपको कि बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेके पहले आपको बताते हैं। ठीक है, पहले आप एग्जांपल समझिए, मैथमेटिकल फॉर्म समझिए, उसके बाद परिभाषा बनाइए। फिर देखो, जो फिजिक्स पढ़ने में मजा है वो कहीं नहीं है। ठीक है, तो बल रेखाएं ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं, लेकिन कौन सी बल रेखाएं? मैटर यहाँ करता है, अगर बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं तो उस वैद्युत बल रेखा को हम फ्लक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, और वो स्पेशल केस है क्या? ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं कि जब मैंने बोला कि वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत फ्लक्स हैं, तो वो कौन सी बल रेखा है जो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है? ठीक है, तो मान लो कि ये मैंने कोई गोला ले लिया जो धन आवेशित है। ठीक है, क्या है? धन आवेशित। और हम जानते हैं कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं किधर से किधर की तरफ होती हैं? तो अंदर से बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि हमने वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पढ़ लिया है। ठीक है, अब यही है, अब मैंने बोल रहा हूं कि वैद्युत बल रेखाएं ही क्या है? वैद्युत फ्लक्स। लेकिन वो बल रेखा जो किसी पृष्ठ के लंबवत होती है, किसी पृष्ठ के लंबवत निकलती हुई वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। देखो, इस पृष्ठ से बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं, बहुत सारी रेखाएं निकल रही है, लेकिन इसमें से कुछ स्पेशल रेखा है जो इस पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाती है, उसी को कहते हैं लंबवत। बातें समझ में आई क्या? ये देखो, मान लो ये वाला लंबवत है, ये वाला लंबवत नहीं है। देखो, ये मान लेते हैं लंबवत है, ये मान लो लंबवत है, लंबवत नहीं है। तो कुछ स्पेशल रेखाएं होती हैं जो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं, और वही लंबवत गुजरने वाली रेखा या बल रेखाएं क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? अब परिभाषित करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपसे। देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मैंने ले लिया। ठीक, अब मान लो इससे आप, ये बंद पृष्ठ है, इससे आप निकल रही है रेखाएं। तो मान लो कि रेखाएं निकल रही है, कोई इधर निकल गया,
और इधर निकल गया, ठीक है। ये कोई आवेश है, ठीक है। अगर आप मान लो कि ये पृष्ठ के ये देखो 2D फिगर है, ये एक्चुअल में है कैसे पता है, ये ऐसे है और ऐसे है, इसे कहते हैं लंबवत, ये इससे सीधा हुआ निकलता हुआ, ठीक है। तो मान लो कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता होनी चाहिए, तो जो ये वाली रेखा है ये इसके क्या है, लंबवत है, 90 अंश पर है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, तो ये वाली वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। मान लो ये पूरी जो सरफेस है, इस छोटे से सरफेस के छोटे से भाग से निकलती हुई रेखाएं मान लेते हैं डीएस, ये सरफेस था डीएस, ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ई, ठीक है। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो घटक होते हैं, कौन कौन से घटक, दो घटक। इसके कितने घटक होते हैं, दो घटक, इसके दो घटक होते हैं, कौन कौन से, एक साइन घटक, एक कॉस घटक, ठीक है। जो इसके साथ 90 अंश का कोण यानी कि लंबवत होता है, वो होता है साइन घटक, लंबवत। और जो क्षैतिज होता है, सॉरी, जो लंबवत होता है वो कॉस घटक होता है, और जो क्षैतिज होता है वो साइन घटक होता है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ वैद्युत फ्लक्स के लिए सिर्फ लंबवत घटक ही चाहिए होंगे, तो हम क्षैतिज घटक को नहीं लेंगे। तो अब देखो कि वैद्युत फ्लक्स को किससे शो करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को हम शो करते हैं फाई ई से, किससे शो करते हैं, फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं। फाई ई बराबर होगा क्या, फाई बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इंटू छोटा सा पृष्ठ क्या है डीएस, डीएस और इसके साथ लंबवत घटक, लंबवत घटक क्या है कॉस, ठीक है, जो हमें याद रखनी है। ये रहा वैद्युत फ्लक्स, क्या है ये वैद्युत फ्लक्स। ये 2 नंबर में हमेशा ही पूछा जाएगा, और ये आपके लिए, बोलो समझ में आए कि नहीं, पहले समझ में आए कि नहीं, इसका परिभाषा बनाया है। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली लंबवत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं, लंबवत बल रेखाएं, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली लंबवत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। मान लो इसकी जो पृष्ठ से, इस पृष्ठ से कितने भाग से, डीएस भाग से, डीएस भाग से जो निकलने वाली लंबवत बल रेखाएं थी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, ये हो गया लंबवत वाली वैद्युत बल रेखाएं। तो इसका फार्मूला इसी से मैंने बनाया है कि वैद्युत फ्लक्स बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इंटू कितने भाग से निकल रही है डीएस इंटू लंबवत घटक क्या होता है कॉस थीटा, ये हो गया हमारा लंबवत घटक, ठीक है। ये रहा हमारा वैद्युत फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ से निकलने वाली लंबवत घटक या लंबवत बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत फ्लक्स कहलाती, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या, नहीं, अपने दोस्तों में तो शेयर कर दो भाई, कितने लोग तो अपने दोस्त से ही जलते हैं। अरे भाई मेरे दोस्तों की तो बात ही मत करो, मेरे दोस्त ऐसे हैं, खुशी के समय में भले ही फोन ना उठे उनका, खुशी के समय में भले ही फोन ना उठे, लेकिन दुख की मुसीबत के समय में उन्हें फोन करने की जरूरत ही नहीं होती। खुशी के समय में भले ही उनका फोन ना उठता हो, लेकिन मुसीबत के समय में फोन करने की जरूरत भी ना पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे ही आपके भी एक या दो फ्रेंड, इससे ज्यादा फ्रेंड नहीं बनाने हैं, एक या दो फ्रेंड ऐसे होने चाहिए जो जब टूटेला दिल तो केकरा सर पे मुंडी रख के रोईबा। एगो दोस्त ही ऐसा होखेला जौन तोहार
मुस्कान भी देख सकेला और तुहार आंसू भी देख सकेला और अपने दिल से लगा सकेला। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये तो बातें होते रहेंगी। और पहली बात, कोई प्यार मोहब्बत में पढ़नो ना है हमें, जो पढ़े सो गयो। लड़का सबको तो बहुत तेजी से फर्क पड़ जाता है, हे भगवान अब तो मैं मरी जाऊंगा, क्या करना है? अरे क्या करना है यार, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, एक करेजा इस दुनिया में तू अकेली तो नहीं। जो भी है सोना बाबू करेजा। ठीक है, तो आते हैं इसके थोड़ा सा अगले हेडिंग पर। ठीक है, इसके अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे जो कि गाउस के प्रमेय से रिलेट करता है, घनकोण। घनकोण क्या होता है? सॉलिड एंगल। ठीक है दोस्तों, अब घनकोण क्या होता है, अब ये घनकोण क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गाउस का प्रमेय जैसे ही हम सिद्ध करेंगे उसमें घनकोण का उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो आ जाइए। अब कोण किसे कहते हैं? कोण और घनकोण में देखा अंतर होखेला। कोण तो 2D होखेला लेकिन घनकोण 3D होखेला। ठीक है, तो मान लो दो कोण, तो क्या होता है, सीधे से दो रेखाओं से घिरा हुआ जो कोण होता है वो क्या होता है? कोण कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमें घनकोण की बात करनी है, तो घनकोण को हम किससे पहले शो करते हैं? घनकोण को हम शो करते हैं ओमेगा से, डी ओमेगा। जैसे अगर आप कोई पृष्ठ ले लो, अब हम जानते हैं कि कोई भी गोला कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इससे हम एक भाग, इतना भाग काट ले, इतना भाग काट ले, इतना भाग अगर हम काट ले तो पूरे पृष्ठ से अगर हम छोटी सी भाग काट लेते हैं उसे कहते हैं हम डी ओमेगा। मान लो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आर। इस बिंदु, ये कोई बिंदु पी है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें देखनी है। अगर मान लो इससे लंबवत जो है, मान लो इससे लंबवत ये है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ है, इससे बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। मान लो ये है, ये इससे लंबवत रेबल रेखाएं हैं। ठीक है, तो अब भाई इसके साथ जो घटक होगा, लंबवत घटक क्या होता है? कॉस थीटा। आप जानते हो ई इंटू डी एस। देखो अभी मैं बता दूं कि जो सरफेस था यहां से, अब घनकोण होता क्या है? डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, यानी कि इनके बीच की दूरी कॉस थीटा इंटू डी एस। इसका उपयोग अभी होने वाला है। अगर हम इसी का बड़ा फॉर्म, मतलब पूरे गोले का अगर निकालना चाहे तो पूरे गोले को क्या बोलेंगे? ओमेगा। और ओमेगा, अब पूरे गोले का निकाल, ये छोटे से भाग का है। डी एस का मतलब होता है डिफरेंशिएट पार्ट, और डिफरेंशिएट का मतलब बहुत छोटा होता है। किसी भी बड़े पृष्ठ का, अगर एक छोटे पृष्ठ का हमें वैल्यू निकालना हो, बड़े पृष्ठ से छोटे पृष्ठ का, तो उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। और पूरे पूरे बड़े पृष्ठ का निकालना है तो हम उसका क्या करते हैं? समाकलन। तो अगर हम पूरे पृष्ठ का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा ओमेगा, और ये क्या बन जाएगा? इसका हम अगर समाकलन करें तो क्या हो जाएगा? 4 पाई। ओमेगा बराबर 4 पाई भी होता है, जो कि ये फार्मूला दोनों अभी हम यूज करने वाले हैं। तो घनकोण बराबर क्या होता है? डी एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, और ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चला जाए गाउस के प्रमेय पर। तो हौसला रखे रहिए, मंजिल अभी आगे है और राह में चलते रहिए, मंजिल को तो पाना है। ठीक है, मंजिल पाकर ही रहेंगे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, इसको मिटाया जाए। अब आते हैं गाउस के प्रमेय पर। गाउस का प्रमेय या गॉस थ्योरम या फिर ठीक है दोस्तों, तो चलिए आ जाते हैं जल्दी जल्दी से। बुक तो मेरे पास नहीं है,
ठीक है, आ जाइए गॉस का प्रमेय। ये पेन नहीं, ये वाला गॉस का प्रमेय। ये इतना जान लीजिए कि फिजिक्स अगर पढ़ना है तो इसके छोटे छोटे भाग को अगर आप तैयार कर लिए तो फिजिक्स आपको खिलौना लगेगा, उसके साथ आप टक से खेलेंगे क्रिकेट की तरह। देखो, सब लोग बोलते हैं सर पढ़ने बैठते हैं और मन ही नहीं करता है पढ़ने का। भाई पढ़ने का मन कहाँ से करेगा? जो मन होता है कोई काम करने का, वो दिमाग से नहीं होता है, वो दिल से होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलने गए और आपने चौका मारा, आपको मजाक, अरे यार मैं तो बहुत बढ़िया खेल रहा हूँ, यानी कि वो आप काम दिल से कर रहे हो, इसलिए आपको मजा आ रहा है। अगर यही काम आप, अगर पढ़ाई वाला काम जो है वो आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी कर रहे हो उसे आप दिल से करो, देखो उसी में आपको मजा आने लग जाएगा। और जिस दिन मजा आने लग गया उस दिन फिजिक्स 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 फिजिक्स। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है कि वो लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल जो फॉर्म्स होते हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, और इसीलिए उनको ये क्या होने लगता है, ये हार्ड होने लगता है। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम में तो वो तो नहीं कहेगा कि फिजिक्स आया है तो आप बायोलॉजी पढ़े हैं इसलिए आपको मैथ नहीं आता है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आ जाइए गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ये गॉस का प्रमेय क्या कहता है या गॉस थ्योरम क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, आ जाइए। पहली बात तो ये किसके लिए है? ये एक बंद पृष्ठ के लिए होता है, बंद पृष्ठ के लिए मान्य है। पहली बात तो हमें यही जानना चाहिए, बंद पृष्ठ के लिए मान्य है। गाउसी पृष्ठ कैसा होना चाहिए? तो गाउसी पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होनी चाहिए, वरना गाउस का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? ठीक है, आइए तो मैं परिभाषा पहले लिख दूं, या फिर आप लोग क्या करते हो, परिभाषा को रटते हो। शाब्दिक फॉर्म में परिभाषा नहीं याद करना है, परिभाषा आप मैथमेटिकल फॉर्म आप याद करिए, उससे परिभाषा बनाते हैं और देखते हैं कि परिभाषा बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अभी मैंने पढ़ा फाई ई वैद्युत फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है वैद्युत गाउस का प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम इसी से परिभाषा बनाएंगे। ये किसके लिए काम करता है? बंद पृष्ठ के लिए मान्य है। तो किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देखो, किसी बंद पृष्ठ के लिए मान्य है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या, वैद्युत, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ में, उस पृष्ठ में उपस्थित उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जी हाँ, अब यही चीज आपको इतनी छोटे रूप में दे दिया गया है, तो पहले आपको याद क्या रखना है? पहला याद रखना है कि गाउस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए काम करता है। गाउस का प्रमेय किसके लिए काम करता है? किसी बंद पृष्ठ के लिए काम करता है। अब मैंने बोला कि गाउस का प्रमेय किससे संबंधित है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत रेखा। तो अब हम वो नहीं बोलेंगे, अब सीधे हम वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे।
ठीक है। तो किसी, अब आइए हम एक फिगर बनाते हैं, फिगर बना के देखते हैं। मान लो ये कोई बंद पृष्ठ हो गया, कैसा भी बंद, आप ये जो आप बनाया है, मैंने गोला नहीं बनाया है फिगर, आप कैसा भी ले लीजिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ये पृष्ठ मान लो कि क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। इससे गुजरने वाली, मान लेते हैं कि इससे गुजरने वाली जो भी निकलेंगी, मान लो यहाँ पे एक मैंने आवेश रख दिया, ठीक है, छोटे से पार्ट का निकालते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ढेर सारी निकलेंगी। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या, उस पृष्ठ में जो ये आवेश होता है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो समझ में आया क्या बात, कितने लोग को समझ में आ गया? अगर समझ में आया है तो ये कमेंट जल्दी से करना। अभी सिर्फ मैंने क्या पढ़ा है, गाउस का प्रमेय पढ़ा है, उसकी हम गणना अभी करेंगे कि ये एक्सेल में फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, और इसे इतना मजेदार तरीके से करेंगे कि 4 या 5 लाइन में है, और इसे आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह यूज होने वाला है, और बोर्ड एग्जाम में आपके 4 नंबर पक्के करके जाएंगे। अगर 1 नंबर में पूछा या 2 नंबर में पूछा गाउस का प्रमेय को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप बोल दीजिए, ये परिभाषा पहले दीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ में कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और आप ये लिख दीजिए फार्मूला, ये हो गए 2 नंबर। लेकिन अगर कहेगा कि उसका निगमन कीजिए, गाउस के प्रमेय को परिभाषित कीजिए तथा निगमित कीजिए, तो आपको निगमन करा रहे हैं, गणना अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। थोड़ा पानी पी लूं, 1 मिनट। ठीक है, आ जाइए दोस्तों, जल्दी जल्दी से। देखो ये मुझे खांसी आ रही है, ये सिरप है, बढ़िया है कि नहीं बता दीजिएगा देख के। तो सिरप का नाम क्या है, बायोकॉप मिंट, ठीक है। तो थोड़ी खांसी आ रही है, के लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम फिगर बनाते हैं। फिगर इधर बना लो, कोई सा भी एक बंद पृष्ठ मैंने ले लिया, क्या ले लिया, बंद पृष्ठ ले लिया। मान लेते हैं इस पृष्ठ का सरफेस कितना है, ds, ठीक है। अब मान लो कि इस यहाँ पे एक आवेश रखा गया है, ठीक है, और हमें इस बंद पृष्ठ के एक छोटे से भाग, मान लो यहां से लेकर के यहां तक का हमें निकालनी है वैद्युत फ्लक्स रेखाएं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये देखो फिगर मैं बना रहा हूं, ठीक है। यानी कि बिंदु P पर हमें निकालनी है वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। अब बताओ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी। तो आप इससे एक लंबवत रेखा ले लीजिए, मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर से है, ई हो गया, ये लंबवत रेखाएं हो गई, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु P है, ठीक, इसके और इसके साथ बना कोण क्या है, मान लेते हैं कि ये हो गया थीटा, ठीक है। अब हम ये मान लो ds, यहाँ से दूरी कितनी हो गई, मान लेते हैं r, कि कोई कि इस पृष्ठ पर बिंदु r दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है, और वहीं पे हमें निकालनी है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ मान लो +q आवेश रखा गया है। कितना फिगर समझ में आ गया?
फिगर समझ में आ गया? ठीक है, फिगर ठीक। तो अब देखो क्या हमें करना है। हम जानते हैं कि ये बंद पृष्ठ है, तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहले क्या निकालनी है? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे क्या कहते हैं? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां से चलो, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? और हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई Q अपान में R। बोलो समझ में आया क्या? Q अपान में R नहीं, Q अपान में R स्क्वायर। ठीक है, बोलो समझ में आया इतना? अब हम निकाल लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, समझ में? अब हमें निकालनी है इस छोटे से पार्ट का वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालनी है? छोटे से पार्ट का वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो बिंदु P पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या, अल्प भाग। ये बिंदु P मैंने क्या लिया हुआ है? इस पूरे भाग को नहीं, सिर्फ अल्प भाग। तो अल्प भाग, अल्प भाग का वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अल्प भाग का वैद्युत फ्लक्स, छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? अगर मैंने वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, तो एक छोटी सी भाग के लिए हमें क्या लेने हैं? डी फाई। डी फाई ई बराबर क्या होता है? मैंने फॉर्मूला इसके पहले वाले में बताया था, ई डी एस इंटू कॉस थीटा। ये देखो लंबवत घटक हो गया कॉस थीटा। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। ठीक है, क्या माने हो आप? इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से आया? वैद्युत फ्लक्स क्या होता? अल्प भाग के लिए वैद्युत, मतलब एक छोटी सी दूरी के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई बराबर, अभी हमें पता था, इसके पहले मैंने पढ़ा था कि फाई ई का मान होता है, वैद्युत फ्लक्स का मान होता है ई डी एस कॉस थीटा। अगर अल्प भाग का लेना है तो हमें डी फाई बराबर ई डी एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है। आगे देखो दोस्त, इक्वेशन नंबर 1 आप इसे मान लियो, इक्वेशन नंबर 2 आप इसे मान लो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो इसको आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा जल्दी से लिख लो। ठीक है, आ जाओ आगे, इसके थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं। ठीक, अब हमें इतना पता चल गया, हमें E का वैल्यू पहले निकाल रखा है, तो हमें E का मान यहाँ पे रख देना है। तो क्या हो जाएगा? डी आई ई बराबर, अब यहाँ पे E का मान रखो, यहाँ है पहले से 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q अपान में R स्क्वायर, Q अपान में R स्क्वायर। अब देखो डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अभी हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं, बताओ। डी एस कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? डी ओमेगा घन कोण। अभी हमने इसके पीछे अभी पढ़ा था अगला हेडिंग कि डी ओमेगा घन कोण बराबर क्या होता है? डी एस कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो हमें डी एस कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा ले लेनी है। तो डी आई ई बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू, तो आपका ऐसे रहेगा क्यू इंटू डी ओमेगा। बातें समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक कितने लोग को समझ में आ गया है, जरा बता दो हमें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी सिर्फ क्या मैंने बोला कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे निकाले हैं, वैद्युत फ्लक्स का मान निकाले हैं। वैद्युत फ्लक्स का हम मान, तीव्रता का मान वैद्युत फ्लक्स में अगर रख देंगे तो इतना अभी हमारा आया हुआ है इक्वेशन। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, मैंने ये छोटे से पार्ट का निकाला हुआ है, ये अभी कितने पार्ट का निकला है, छोटे से पार्ट का निकला है। अब हमें पूरे से पूरे यानी कि बड़े पृष्ठ का निकालनी है, क्योंकि हम पूरे पृष्ठ का निकालेंगे ना। देखो, छोटे पार्ट का निकालना होता है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि इस छोटे से पार्ट का निकालना हुआ तो मैंने डिफरेंशिएट किया। लेकिन हम अगर बड़े पूरे पृष्ठ का निकालना होता है तो समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट यानी कि समाकलन। ठीक है, अब समाकलन जैसे ही हम करेंगे, इसका अगर हम समाकलन करेंगे, अगर इसका हम समाकलन जैसे डी फाई ई का समाकलन करेंगे, समाकलन ऑफ डी फाई ई बराबर क्या हो जाता है, डी फाई ई का जैसे ही समाकलन हम करेंगे क्या हो जाएगा, फाई ई। तो ये वाला तो बन गया क्या, फाई ई। जैसे ही इसका हम समाकलन करेंगे ये फाई ई बन जाएगा बराबर, ये देखो Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। जैसे जैसे अगर हम इसको पूरा इक्वेशन ऐसे लिखे, अगर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू ओमेगा, ठीक है, क्योंकि छोटे से पार्ट का समाकलन होता है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको निकाल लो आप। तो फाई ई बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब समाकलन ऑफ डी ओमेगा। अब समाकलन डी ओमेगा का ही मैंने फार्मूला बताया था, इसी का मान समाकलन ऑफ डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई। ठीक है, तो अभी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म अभी मैंने पढ़ाया था ऊपर, घनकोण। तो घनकोण क्या होता है, समाकलन ऑफ डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। ठीक है, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, जैसे इसका हम समाकलन करेंगे ये हो जाएगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर क्या आने वाला है, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गाउस का प्रमेय सिद्ध होता है, और इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट से। चलो हट जाते हैं हम। ठीक है, तो अभी हम इसको फिर से समझा देते हैं। तो गाउस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए मान्य है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्सों की संख्या उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यह है गाउस का प्रमेय, मैंने ऊपर लिख दिया था, अभी तो फिलहाल मिटा दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, इसका फिगर कैसे बनानी है। मान लो प्लस क्यू आवेश यहाँ है, इसका पूरा सरफेस यस है, और इसके छोटे से भाग का सरफेस क्या हो जाएगा, डी एस, क्योंकि छोटे भाग के लिए डी जहां लग गया वो छोटे से भाग के लिए मान्य होता है। तो इसका इतना जो सरफेस है डी एस है, यहां से यहां तक की जो मैंने दूरी ले लिया है वो आर ले रखा है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो इधर की तरफ होगी, तो इससे जो लंबवत निकलने वाली बल रेखाएं हैं ये मैंने बना दिया, इसको दिखा देते हैं। इसके और लंबवत रेखाओं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण होता है थीटा। यहाँ पे बिंदु एक मान रखा है मैंने, इस बिंदु को मैंने बिंदु P मान रखा है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले कितनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वैद्युत बल रेखाएं होंगी, वहां पे उस रेखा की तीव्रता भी होगी, कितनी तेजी से निकल रही है। तो आप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस छोटे से भाग का हम फ्लक्स निकाल लेते हैं कि इसमें फ्लक्स कितनी है, तीव्रता पता चल गई, फ्लक्स पता चल गया। ठीक है, तो इस छोटे से भाग का अल्प भाग का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी अल्प भाग के लिए हम पहले जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। तो अल्प भाग के लिए इसका हम अवकलन कर देंगे, डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है इस ई का वैल्यू, हमें पता है इस ई का वैल्यू मैंने ऊपर निकाल रखा है, तो इस ई को मैंने यहाँ पे चिपका देनी है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, डी एस कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी ओमेगा। अभी मैंने पढ़ा था घनकोण। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। अब हमें क्या कर देनी है, इसका समाकलन कर देना है।
समाकलन करने पर अब समाकलन जैसे ही हम करेंगे हमारा ये इक्वेशन फाई ई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट मिल गया। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब और शेयर कर लो। और इसके नेक्स्ट वीडियो अभी मैं इसका इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए लेके आने वाले हैं। और अगर उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से अगर क्वेश्चन आपका नहीं फंसा तो फिर मुझे कहना, 110% फंसाऊंगा क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करवाएंगे उसमें से ही फंसेंगे, सबका पेपर बनाएंगे हम। फिजिक्स का पूरा एक ओवरऑल पेपर, एक चैप्टर वाइज पेपर बनाएंगे। अगर उसी पेपर में से अगर आपका क्वेश्चन नहीं फंसा तो आके मुझे मिलना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।